सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 11 फिजिक्स के रोटेशनल मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कंपटीशंस और बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया। अब हम आगे देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा टॉर्क। तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल, इसका नाम है टाउ। इसको हम है ना प्रोनाउंस करते हैं टाउ करके, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से सिंबल है। अब यहाँ पे टॉर्क का मतलब क्या है, तो जो फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोल प्ले करता है वही टॉर्क रोटेटरी मोशन में रोल प्ले करता है। जैसे अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसे रेस्ट से मोशन में लाना या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए इस पे क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो इस बॉडी को क्या करेगा, है ना, मोशन में लेके आएगा। उसी तरह से अगर एक बॉडी को मुझे रोटेट कराना हो तो जो फोर्स जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो रोटेशनल इफेक्ट उस फोर्स का नाम दिया गया है टॉर्क। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इफ अ पिवोटेड हिंज्ड और सस्पेंडेड बॉडी टेंड्स टू रोटेट अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इट इज सेड टू बी एक्टेड बाय अ टॉर्क। जैसे पिवोटेड पॉइंट अगर मैं क्या बोलूं, जैसे अगर मैंने यहां पिवोट कर दिया, लेट्स से कि यहाँ पे पिवोट करने का मतलब है ना, यहाँ पे एक लेट्स से ना आपने फलक्रम रख दिया तो ये पिवोट हो गया। अब यहाँ पे ये जो फोर्स लगेगा ये फोर्स इसको क्या करेगा, रोटेट कराएगा। नेक्स्ट है हिंज्ड मतलब मैंने यहाँ कील ठोक के लगा दिया। अब जो भी मैं फोर्स लगाऊंगा वो फोर्स इसको क्या करेगा, रोटेट कराएगा। और सस्पेंडेड बॉडी, जैसे अगर पेंडुलम सस्पेंड कर दिया जाए तो यहाँ पे जो उस पे ग्रेविटी फोर्स होगा वो उसको रोटेट कर रहा होगा। तो यहाँ बोला है इन तीन केसेस में, मतलब या तो पिवोट हो मतलब कोई फलक्रम रखा हो, या फिर आपका हिंज किया गया हो मतलब कील ठोक दी गई हो, या सस्पेंडेड किसी है ना लेट्स से वायर से स्ट्रिंग से उसे सस्पेंड किया गया है, बॉडी टेंड्स टू रोटेट अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो बॉडी है ना पे अगर कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि वो एक पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है, अब वो ट्रांसलेट तो कर नहीं सकता, तो वो फोर्स उसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो वो फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट को ही हम नाम देते हैं टॉर्क। टॉर्क फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है। तो लिखा है इट इज सेड टू बी एक्टेड अपॉन बाय अ टॉर्क, तो वो एक टॉर्क के थ्रू एक्ट कर रहा होगा। तो लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ड्यू टू फोर्स। किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो उस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, या फिर हम मोमेंट ऑफ फोर्स करके कह रहे हैं। जैसे मोमेंट ऑफ मास होता था आर वेक्टर इंटू एम, वैसे ही मोमेंट ऑफ फोर्स होगा आर वेक्टर इंटू एफ करके। और उसी फोर्स ऑफ मोमेंट ना मोमेंट ऑफ फोर्स को हम नाम क्या देते हैं, ये टॉर्क। अब इसका मैथमेटिकल रिलेशन देखने जाएंगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं सपोज कोई एक बॉडी है जो एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर सकती है। ये मेरी बॉडी रही जिसका मास m है। अब इस पे क्या लग रहा है, कोई लेट्स से फोर्स लग रहा है जो इस बॉडी को रोटेट करा सकता है इन एक्स वाई प्लेन। अब इस फोर्स का टॉर्क पता करना चाहते हैं किसी पॉइंट के अबाउट, वो आपको मेंशन्ड होगा किस पॉइंट के अबाउट। लेट्स से मैं ओरिजिन के अबाउट पता करना चाहता हूं, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइनिंग वेक्टर मेरा क्या बन के आएगा, आर वेक्टर। और यहाँ पे ये आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच एंगल सपोज हम बोल दे रहे हैं थीटा। तो इस एफ फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो कैसे डिफाइंड होता है, हम बात किए थे अभी कि टॉर्क जो होता है वो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। तो आर वेक्टर को जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को उस फोर्स से मल्टीप्लाई किया जाए। और कैसा मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगा। अब वेक्टर प्रोडक्ट अगर मैं बोल रहा हूँ आर क्रॉस एफ, ये हमारा टॉर्क हुआ अबाउट ओरिजिन ओ। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा जिस पॉइंट के अबाउट बोला जाए उस पॉइंट से ज्वाइनिंग वेक्टर आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। और ये आर क्रॉस एफ जो आएगा मेरा क्या लिखा जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से आर एफ साइन थीटा। यहाँ पे थीटा जो एंगल है वो एंगल है बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आर क्रॉस एफ
मैग्नीट्यूड तो ये रहा, और आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे फ्रॉम आर वेक्टर टू एफ वेक्टर। तो ये मेरा आर वेक्टर है, ये मेरा एफ वेक्टर है, तो आर क्रॉस एफ वेक्टर जो आएगा इस आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड आएगा। तो हम बोल सकते हैं ये जो प्लेन आएगा ये क्रॉस इनटू द प्लेन है ना, इनटू द पेज कहा जा सकता है। यहाँ पे ये जो आर क्रॉस एफ आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा मेरा आर एफ साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके इसको निकालेंगे। तो यहाँ वो लिखा है हमने, इफ द पार्टिकल रोटेटिंग इन XY plane about origin under the effect of force F vector इस है ना, अगर ये लेट्स से origin के अबाउट देखूं, ये फोर्स इसको कैसा रोटेट कराएगा, एक XY प्लेन में रोटेट कराएगा। तो किसी टाइम t पे एंड एट एनी इंस्टेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज r वेक्टर, तो जो टॉर्क का रिलेशन है वो मुझे r क्रॉस f दिया गया होगा। अब लेट्स से अभी तो इनटू द पेज आया, अगर मैं एक और सिचुएशन दिखाता आपको, सपोज कीजिए सेम बॉडी मास है, अभी फोर्स मेरा कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है लेट्स से, और यहाँ पे इस जहाँ पे फोर्स लग रहा है मुझे ओरिजिन के अबाउट ही टॉर्क पूछा गया है। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगेगा उस पॉइंट को ओरिजिन ज्वाइन करो, तो वो वेक्टर आपका आर वेक्टर आया। अब ये दोनों वेक्टर आर वेक्टर एफ वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो एंगल आपका थीटा यूज करते हुए हम इस फोर्स का टॉर्क इस ओरिजिन पॉइंट के अबाउट कैसे लिख सकते हैं, अबाउट ओरिजिन ओ, इस फोर्स का टॉर्क लिखा जाएगा फिर से आपका आर क्रॉस एफ। यहाँ पे एंगल दिख रहा है मुझे ऑब्ट्यूज, पर ऑब्ट्यूज एंगल में भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आर पॉजिटिव एफ पॉजिटिव, साइन थीटा अक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो पॉजिटिव। अब डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो मुझे राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है फ्रॉम आर वेक्टर टू एफ वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ किया, तो आर क्रॉस एफ कहाँ आ रहा है, बाहर, आउटसाइड द प्लेन। तो आउटसाइड द प्लेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो यहां पे आपका आउट ऑफ प्लेन, ये इनटू द प्लेन था, ये आउट ऑफ द प्लेन है। इस प्लेन में, जिस प्लेन में आर वेक्टर और एफ वेक्टर लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। जैसे इसमें आर क्रॉस एफ बाहर आया है और इसमें मेरा आर क्रॉस एफ जो है वो कहां पे आया है, मेरा अंदर की तरफ आया है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो टॉर्क वेक्टर आएगा वो आइदर आर क्रॉस एफ प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स होगा या आर क्रॉस एफ प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा। जिस प्लेन में आर वेक्टर और एफ वेक्टर होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर मेरा टॉर्क वेक्टर लाई करेगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये है मेरा टॉर्क का डेफिनेशन। तो आगे बढ़ने से पहले यहां तक, ये जो टॉर्क क्वांटिटी है ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट इज आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये मेरी कैसी क्वांटिटी बनी हुई है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करने आऊं, टॉर्क का डायमेंशन मेरा कितना होगा, तो चलिए टॉर्क के डायमेंशन की बात करें। आर क्या हो गया आपका, आर हो गया, तो यहां से टॉर्क के डायमेंशन की वैल्यू बात कर रहा हूं, तो आर तो पोजीशन दैट इज एल, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, तो ये निकल के आया एम एल स्क्वायर इंटू टी माइनस टू। ये वर्क का भी डायमेंशन ही होता है। नेक्स्ट है, अगर मैं इसके यूनिट की बात करने जाऊं तो यूनिट में एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट बोलता हूं। चलिए, तो एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, इसे मैं जूल नहीं कहूंगा क्योंकि जूल वर्क का होता है। वैसे ही सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन इनटू सेंटीमीटर। तो ये तो इसके यूनिट एंड है ना डायमेंशन और इसके वेक्टर क्वांटिटी की बात हुई। नेक्स्ट, अभी हम देखे थे कि जो टॉर्क आएगा वो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर यहाँ पे ये आर वेक्टर है और ये मेरा लेट्स से एफ वेक्टर है, तो यहाँ पे जो टॉर्क आया वो कहाँ पे आया, क्रॉस इनसाइड, है ना, जिस प्लेन में आर और एफ लाई कर रहे हैं उस प्लेन के अंदर में आया। वैसे ही अगर ये मेरा आर वेक्टर होता और ये सपोज होता मेरा एफ वेक्टर, तो यहाँ पे आर क्रॉस एफ जो आता वो इस प्लेन के बाहर, राइट हैंड थंब रूल से हम इसके डायरेक्शन को निकालने जाएंगे। यहाँ पे टॉर्क वेक्टर बाहर आया, यहाँ पे टॉर्क वेक्टर अंदर आया, तो मैं बोल सकता हूँ टॉर्क वेक्टर जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। टॉर्क वेक्टर लाइज ऑलवेज
perpendicular to the plane containing r वेक्टर एंड f वेक्टर। जिस प्लेन में r वेक्टर और f वेक्टर होंगे उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर मैं यहां दिखाऊं, ये जो टॉर्क वेक्टर है इस r वेक्टर f वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब टॉर्क r वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और टॉर्क f वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो r वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब टॉर्क का अगर डॉट प्रोडक्ट r वेक्टर के साथ किया जाए तो एंगल 90 है, तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा चलता है, तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0। वैसे ही हम बोल सकते हैं टॉर्क जो है वो f वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। टॉर्क मेरा इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब f वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, मतलब इसमें भी एंगल 90 बनेगा। तो टाउ f cos 90 ये भी कितना आएगा? 0। अब जरूरी नहीं कि आपका r और f वेक्टर भी परपेंडिकुलर हो, वो कुछ एंगल थीटा हो सकते हैं, पर टॉर्क वेक्टर जो होगा वो हमेशा इस प्लेन में, जिस प्लेन में r वेक्टर f वेक्टर लाई कर रहे हैं उस प्लेन के तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये है मेरा टॉर्क के बारे में कुछ डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले यहां तक का आप स्क्रीन 5 सिचुएशंस में हम टॉर्क निकालने जाएंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला मेरा क्या होता है? r f sin थीटा। तो हम मैग्नीट्यूड बात करेंगे, r f sin थीटा कि मैक्सिमम टॉर्क मेरा कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन टाउ है ना r और f वेक्टर के बीच के एंगल की, तो ये एंगल मेरा कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ से टॉर्क कितना आएगा? r f sin ऑफ 0, दैट इज साइन 0 कितना होता है मेरा? 0। तो अगर r वेक्टर और f वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो उस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा? 0, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। वैसे अगर यहाँ पे थीटा की बात की जाए तो यहाँ थीटा कैसा एंगल है? अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल है तो इस केस में टॉर्क मेरा कितना आया? इज इक्वल टू r f sin थीटा। नेक्स्ट मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो पॉजिटिव होता है, f इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो पॉजिटिव होता है, साइन थीटा अक्यूट एंगल है पॉजिटिव होता है। तो ये पूरी चीज पॉजिटिव हुई। और डायरेक्शन के सेंस में बोले तो r क्रॉस f कहाँ आ रहा है? बाहर। दैट इज अगर लेट्स से ये प्लस के कैप बाहर की तरफ हम इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस केस में तो यहाँ पे थीटा दैट इज r वेक्टर f वेक्टर के प्लेन के बीच का एंगल 90। तो इस केस में आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आया? r f sin 90। और अगर डायरेक्शन देखोगे तो r क्रॉस f कहाँ आ रहा है? बाहर। तो बाहर मतलब क्या लिख सकता हूँ? के कैप। अब sin 90 तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड मेरा 1 क्या आया? इज इक्वल टू r इंटू एफ। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो थीटा एंगल है बिटवीन r वेक्टर एंड f वेक्टर, वो एंगल दिख रहा है मुझे 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल है तो इस केस में अगर टॉर्क बात करने जाऊं दैट इज r f sin थीटा। यहाँ पे भी मेरा जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और r क्रॉस f बाहर ही आ रहा है, दैट इज के कैप। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है r f और साइन थीटा सभी के सभी पॉजिटिव है, मतलब इसमें 0 था टॉर्क, इसमें पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। और यहाँ पे जो थीटा दिखाई दे रहा है वो मुझे दिख रहा है 180 डिग्री r वेक्टर f वेक्टर के बीच में। तो इस केस में आपका टॉर्क कितना हो गया? r f sin 180, दैट इज हम लिख सकते हैं 0। तो मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा? जब एंगल इन दो वेक्टर के बीच का कितना होगा? 90 डिग्री। उस केस में जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। और मिनिमम टॉर्क कब होगा? जब इन दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो जाए या आपका 180 डिग्री हो जाए, मतलब हम बोल सकते हैं पैरेलल हो r वेक्टर और f वेक्टर या एंटी पैरेलल हो जाए। उस केस में आपका जो टॉर्क आएगा वो मिनिमम आएगा और मिनिमम से मिनिमम हम कितना बोल सकते हैं? 0 होगा। यहाँ पे आर एफ साइन थीटा आर एफ से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और यहाँ पे भी आर एफ साइन थीटा आर एफ से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो 0 आया इसका डायरेक्शन क्या है? तो हम यहाँ पे जानते हैं ये एक नल वेक्टर है, ये नहीं कि डायरेक्शन नहीं है, नल वेक्टर है। तो इस नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो सकता है? आर्बिट्ररी। ये नहीं कहेंगे कि नो डायरेक्शन, इट हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन।
रैंडम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जैसे इसका तो एक फिक्स डायरेक्शन है के कैप बाहर की तरफ, और जिस डायरेक्शन में होगा, जैसे इन तीनों में टॉर्क का डायरेक्शन बाहर आया है, मतलब अगर ये बॉडी रोटेट करे तो इन तीनों केस में बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन कहां होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरी तीनों केस में प्लस के कैप आई है, मतलब तीनों केसेस में आपका जो बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर हम टॉर्क का डायरेक्शन पता कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि उस पॉइंट के अबाउट बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, क्योंकि सभी केस में के कैप डायरेक्शन में टॉर्क आया है, तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क है उसी डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर की तरफ, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन उस बॉडी को कैसे रोटेट कराएगा, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये है मेरा टॉर्क के बारे में डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले यहां तक का आप स्क्रीनशॉट, टॉर्क जो मेरा लिखा हुआ है R क्रॉस F, जिसका मैग्नीट्यूड मैं लिखता हूं RF साइन थीटा। इस RF साइन थीटा को मैं दो तरीके से लिखूंगा, एक R साइन थीटा इंटू F और एक R इंटू F साइन थीटा करके। जैसे हमने वर्क में किया था F इंटू S कॉस थीटा को, या तो F इंटू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट इंटू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, उसी तरह से हम यहाँ पे इस ओरिजिन पॉइंट O के अबाउट इस फोर्स के टॉर्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में मेनली हम डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए आते हैं, तो सबसे पहले हम इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं दो डायरेक्शन में, एक अलोंग द पोजीशन वेक्टर है ना, इस आर वेक्टर के अलोंग, और एक इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक फोर्स का कंपोनेंट हो गया पैरेलल कंपोनेंट, और एक मेरा फोर्स का कंपोनेंट हो गया आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट करके। तो फोर्स का कंपोनेंट पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर क्या बन के आया, इस F का cos थीटा, और फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर ये क्या बन के आया मेरा, F का sin थीटा। अब मैं निकालता हूं इस पैरेलल कंपोनेंट के कारण फोर्स का मैग्नीट्यूड और इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण फोर्स का जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आएगा उसकी बात करें। तो पैरेलल कंपोनेंट के कारण बात की जाए तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, RF साइन थीटा। तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स के कारण R इंटू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंटू साइन ऑफ, इन दोनों के बीच में एंगल, R और F पैरेलल के बीच में एंगल 0। तो हम बोल सकते हैं कि पैरेलल कंपोनेंट वाला जो होगा वो टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जबकि अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाले के कारण टॉर्क निकालने जाऊं, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला फोर्स के कारण, तो ये तो R आया, फिर आपका F परपेंडिकुलर, और ये R इस F परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना रहा है मेरा, 90। तो यहाँ पे R F परपेंडिकुलर और यहाँ पे थीटा की जगह मेरा क्या बन के आ जाएगा, sin 90, और sin 90 में कितना जानता हूँ, 1 होता है। तो ये बन के आया R इंटू F परपेंडिकुलर, और F परपेंडिकुलर मेरा क्या है, F परपेंडिकुलर है F का sin थीटा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि यहां पे पैरेलल कंपोनेंट जो फोर्स का कंपोनेंट है वो टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। यहां पे जो टॉर्क आएगा, नेट टॉर्क जो होगा वो आपका ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ही आएगा। मतलब ये जो R F साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, R इंटू F साइन थीटा। मतलब यहां से बोल सकते हैं नेट टॉर्क जो आएगा वो आएगा ओनली ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। जैसे डेफिनेशन वर्क का क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेस फोर्स अप्लाइड, वैसे टॉर्क का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू, है ना, वो जो डिस्टेंस है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं टाउ जो है टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ये जो डिस्टेंस है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ मेरा पोजीशन वेक्टर इनटू हम क्या बोल सकते हैं, इनटू ये है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का, उस ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड। कंपोनेंट बोल दिया है तो ऑब्वियसली उसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ पे जो रेडियल कंपोनेंट है, जो रेडियस के अलोंग लग रहा है, वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। मेरा टॉर्क में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है,
परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर एफ साइन थीटा करते हुए। तो ये है इस आर एफ साइन थीटा को एक तरीका लिखने का, दैट इज आर इंटू एफ साइन थीटा। अब इसी को मैं एफ इंटू आर साइन थीटा दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लें। आते हैं इस आर वेक्टर के कंपोनेंट रिजॉल्व करने। तो फिर से लेट्स से ये आर वेक्टर एफ वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट, पीछे में हमने फोर्स को रिजॉल्व किया, अब हम इस आर पोजीशन वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। एक तो कंपोनेंट हुआ अलोंग फोर्स, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके अलोंग पैरेलल कंपोनेंट हो गया मेरा आर का कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आया इस फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने लिख दिया इज इक्वल टू मेरा आर का साइन थीटा करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट है ना, ये फोर्स, अब पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग टॉर्क के मैग्नीट्यूड को मैं लिखने जा रहा हूं। तो पैरेलल कंपोनेंट के कारण मेरा टॉर्क लिखा जाएगा इज इक्वल टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ है ना पोजीशन वेक्टर इनटू हम लिखेंगे फोर्स इनटू इस पैरेलल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर और इस फोर्स के बीच का एंगल साइन थीटा, जहां पे यहाँ थीटा एंगल कितना है 0 डिग्री। तो हम यहाँ बोल सकते हैं जो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर है वो मेरा टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो हम अब बात करते हैं सिमिलर वे में परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। तो चलिए आते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखते हुए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो मेरा टॉर्क आएगा वो लिखा जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स, और यहाँ पे इस आर परपेंडिकुलर और इस एफ के बीच में एंगल कितना दिख रहा है मुझे 90। तो मेरा ये आर परपेंडिकुलर बन जाएगा, मैग्नीट्यूड इस आर परपेंडिकुलर का है मेरे पास आर साइन थीटा इंटू एफ, और साइन 90 तो 1 हो जाता है मेरे पास। तो मैं इसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ करते हुए। तो ये जो टॉर्क आया मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो यहां से हम बोल सकते हैं जो टॉर्क आएगा वो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू आप क्या लिख सकते हैं एफ, नेट टॉर्क, या तो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर बोल दे या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ बोल दे, एक ही बात होगा। तो ये जो मेरा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ आया, ये आर परपेंडिकुलर मैं क्या बोल सकता हूं इस ओरिजिन से इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका जो आर साइन थीटा बना हुआ है, अगर ये आर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स इस लाइन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाइक कर रहा है, इस डिस्टेंस को हम नाम दे सकते हैं आपका डी आर साइन थीटा। तो ये डी आर परपेंडिकुलर आर साइन थीटा ये मेरा मोमेंट आर्म करके कहलाता है या फिर लीवर आर्म करके भी कहलाता है। तो हम यहाँ पे टॉर्क जो लिख रहे हैं आर परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इनटू जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट मुझे टॉर्क देगा, और इसी टॉर्क को मैं मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहता हूं, क्योंकि मोमेंट का मतलब क्या होता है आर इंटू, जैसे मास ऑफ मोमेंट ऑफ मास आर इंटू एम होता था, तो मोमेंट ऑफ टॉर्क आर इंटू एफ हो जाएगा। तो इसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये है मेरा टॉर्क के बारे में डिस्कशन। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क पे। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि टॉर्क का मेरा मैग्नीट्यूड क्या होता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है आर एफ साइन थीटा। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ अगर मैंने फोर्स और थीटा को अगर कांस्टेंट रखा तो टॉर्क मेरा किस पे डिपेंड करेगा, आर पे। जितना ज्यादा आर होगा, मतलब जितना ज्यादा दूर वो फोर्स एक्ट कर रहा होगा उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना ज्यादा टॉर्क होगा। उतना ज्यादा टॉर्क मतलब उतना इजी उस बॉडी को रोटेट कराना होगा। कम फोर्स लगा के भी मैं बॉडी पे ज्यादा टॉर्क लगा सकूंगा। तो यहाँ लिखा है फॉर गिवन फोर्स एंड एंगल, फोर्स और एंगल फिक्स्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क डिपेंड्स ऑन आर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लिखा है मोर इज द वैल्यू ऑफ आर मोर विल बी टॉर्क एंड इट विल बी इजियर टू रोटेट द बॉडी। ज्यादा आर मतलब ज्यादा टॉर्क, मतलब ज्यादा इजी उस बॉडी को रोटेट कर पाना। अब इसके एग्जांपल अगर मैं डेली लाइफ में बोलूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या देख रहे हैं आप, हैंड पंप। जो आपका हैंड पंप होता है उसमें जो आपका हैंडल होता है उस हैंड पंप का वो क्या होता है,
है ना, लॉन्ग रखा जाता है, छोटा नहीं होता है। तो आप यहाँ से जब दबाते हैं कम फोर्स लगाते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कम ही लगा रहे हैं भले ही, है ना, जो फोर्स लगा रहे हैं हम परपेंडिकुलर लगाते हैं इस आर के, तो भले ही फोर्स कम लगा रहे हैं पर आर ज्यादा होने के कारण यहाँ टॉर्क ज्यादा होगा। दूसरा और एग्जांपल बोलूं, जैसे अगर मैं बात करूं जो दरवाजा होता है आपका ना, ये दरवाजा इस पॉइंट पे क्या होता है, पिवोटेड हिंज्ड होता है ना, और यहाँ पे दरवाजा खोलने या बंद करने के लिए जो हैंडल लगा होता है वो हैंडल मेरा कहाँ लगा होता है, एकदम एंड पे, और हम दरवाजे को इस तरह से खोलते हैं, ऐसे नहीं खोलते हैं, है ना। जो आर वेक्टर जो होता है वो एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो दरवाजा आराम से खुलता है। जितना ना ये हैंडल अगर पास होता तो हमें उतना ही घुमाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होता, इसीलिए ज्यादा डिस्टेंस, है ना, तो कम फोर्स लगा के भी आराम से दरवाजे को खोला जा सकता है। तो इसीलिए हैंडल जो होते हैं डोर्स के वो एकदम एंड पे रखे होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ बोला है हमने कुछ एग्जांपल्स, हैंडल्स आर प्रोवाइडेड नियर द फ्री एज ऑफ अ प्लैंक ऑफ डोर। एक डोर के प्लैंक पे जो हैंडल लगा होता है वो हैंडल एकदम एंड पे होता है, क्योंकि आर बढ़ेगा तो टॉर्क ज्यादा, कम फोर्स पे भी ज्यादा टॉर्क लगेगा। नेक्स्ट है हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज टेकन थिक। जो स्क्रू ड्राइवर का हैंडल होता है वो मोटा होता है, लगभग इतने साइज का। क्यों? क्योंकि जो फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है हैंडल ऑफ हैंड पंप इज केप्ट लॉन्ग। ये हमने देखा, हैंड पंप का हैंडल ज्यादा लॉन्ग होगा तो आर ज्यादा, तो टॉर्क ज्यादा। नेक्स्ट है आर्म ऑफ रेंच यूज्ड फॉर ओपनिंग द टैप इज केप्ट लॉन्ग। जो रेंच यूज करते हैं हम, जैसे है ना, ये वाला रेंच अगर मैं बात करूं, ये वाला रेंच की बात हो रही है, तो इस टाइप का जो रेंच होता है इसमें यहाँ पे हम, है ना, कील को लेट से जो भी स्क्रू है उसको अटका के हम इसे आराम से घुमा सकते हैं। तो हम यहाँ पे हैंडल पकड़ते हैं और आराम से घुमाते हैं, कम फोर्स पे भी ज्यादा टॉर्क लगा सकते हैं। इसीलिए ये जो हैंडल होता है इस रेंच का, ये लंबा रखा जाता है ताकि ये स्क्रू कम फोर्स लगा के भी आराम से टाइट किया जा सके, क्योंकि हैंडल बड़ा है। तो ये है कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस टॉर्क के। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीन, यहाँ पे हम बोल रहे हैं इफ अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय मोर देन वन फोर्स, टोटल टॉर्क इज द वेक्टर सम ऑफ ईच टॉर्क। मतलब अगर ये लेट से कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे लेट से एक से ज्यादा अगर फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3 करते हुए, तो अगर मैं बोलूं तो इन सभी फोर्सेस का जो नेट टॉर्क आएगा वो नेट टॉर्क क्या बन जाएगा, इन सभी टॉर्क का सम। पर क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इन सभी वेक्टर क्वांटिटी का कैसा सम, वेक्टर सम, वो मुझे नेट टॉर्क देगा इन सभी फोर्सेस का जो इस बॉडी पे लग रहे हैं। तो ये हमने लिखा है इफ अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय मोर देन वन फोर्स, टोटल टॉर्क इज वेक्टर सम ऑफ ईच टॉर्क। सभी टॉर्क का वेक्टर सम। अब यहाँ पे जितने भी टॉर्क लग रहे हैं उन सभी टॉर्क का वेक्टर सम। अब जैसे हमने ट्रांसलेशन में इक्विलिब्रियम करके पढ़ा था, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मतलब वहां पे नेट फोर्स क्या होता था, जीरो। वैसे ही रोटेटरी इक्विलिब्रियम या रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम किसे कहेंगे, जब बॉडी पे नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। अगर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, और अगर नेट फोर्स जीरो तो बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। मैं इक्विलिब्रियम अगर बोलता हूं रोटेशन में तो वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी होगा एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा, मतलब नेट फोर्स भी जीरो एज वेल एज नेट टॉर्क भी जीरो। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। नेट टॉर्क, सभी टॉर्क का सम, वो अगर जीरो आ जाए मतलब वो सिस्टम आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जैसे ये दो सिस्टम्स हैं मेरे, कोई भी रेगुलर शेप बॉडी, इन दोनों बॉडी को मैंने क्या किया, टिल्ट किया, लेट से आगे की तरफ थोड़ा सा झुकाया। झुकाने पे क्या होगा, अब ये बॉडी वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी या टॉपल कर जाएगी, वो डिपेंड किस पे करेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ग्राउंड इसको कांटेक्ट पॉइंट पे क्या दे रहा होगा, नॉर्मल। इसका लेट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करता है, तो इस पॉइंट O के अबाउट
जो कांटेक्ट पॉइंट है उस पॉइंट O के अबाउट मैं बोल सकता हूं नॉर्मल का टॉर्क तो 0। तो ये वेट का टॉर्क इसको वापस से रिस्टोर करेगा, नेट टॉर्क पीछे की तरफ लगेगा। तो इस केस में तो ये बॉडी क्या करेगा, रिस्टोर कर लेगा, ये टॉपल नहीं करेगा ना। बल्कि यहां पे अगर बात करूं तो यहां पे ग्राउंड का नॉर्मल इस पॉइंट पे ऊपर लग रहा है और ये लेट से ग्रेविटी फोर्स इस साइड में लग रहा है। जैसे आप टॉपल कराए है ना, मतलब टिल्ट किए, तो ये जो वेट का जो टॉर्क है इसको टॉर्क यहाँ पे नेट टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, जिसके चलते ये बॉडी क्या कर जाएगा, मेरा टॉपल कर जाएगा। ये सिचुएशन हो जाएगा मेरा टॉपलिंग का। तो यहाँ पे बॉडी टॉपल करेगा, रिस्टोर करेगा बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। वो डिपेंड करेगा कि जो ग्रेविटी का टॉर्क है वो पॉइंट O के लाइन के राइट साइड है तो टॉर्क उसे टॉपल करा देगा, और अगर उस है ना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पॉइंट O के लेफ्ट साइड है तो उसको रिस्टोर करा देगा। तो ये टॉपलिंग की कंडीशन। तो यहाँ पे आते हैं ऑन टिल्टिंग। अगर मैंने बॉडी को टिल्ट किया हल्का सा, बॉडी विल रिस्टोर इट्स इनिशियल पोजीशन। ये रहा इनिशियल पोजीशन में रिस्टोर वाली कंडीशन ड्यू टू द टॉर्क ऑफ वेट। इसको वेट रिस्टोर कराएगा अबाउट पॉइंट O, इस पॉइंट O के अबाउट, टिल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट passes through its base on tilting। जब तक ये वेट वाला जो फोर्स है ये इस ना लाइन से क्रॉस ना कर जाए तब तक ये इसको रिस्टोर कराएगा। जैसे ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट क्रॉस कर गया तो ये बॉडी क्या आ जाएगा, टॉपल करने चल जाएगा। तो लिखा है बॉडी विल टॉपल ड्यू टू टॉर्क ऑफ वेट अबाउट O इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट डज नॉट पास थ्रू द बेस। ठीक है, अगर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट बेस के राइट साइड से पास कर जाए तो मैं बोल सकता हूं ये मेरा टॉपल कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक है ना टॉय आता था जिसको आप बॉक्सिंग मारते थे तो वो नीचे गिरता फिर वापस ऊपर आता, क्योंकि उसमें जो वेट का टॉर्क था वो वेट का टॉर्क इस लाइन ऑफ एक्शन जो ये पॉइंट कांटेक्ट था उसमें हमेशा लेफ्ट साइड लाई करता था। तो इसीलिए वो टॉपल नहीं करता था, वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आता था। जैसे ये अगर बॉडी है, इसको मैं ऐसे रखा हूं, जैसे मैं इसको धक्का देता हूं तो ये नीचे क्यों गिर जाता है ना, टॉपल क्यों कर जाता है, क्योंकि जो वेट का, जैसे आप इसे ले गए तो ये वेट का टॉर्क अब यहाँ पे आ गया तो इस लाइन ऑफ एक्शन के राइट साइड आ गया तो इसे टॉपल करा देगा। तो ये है मेरे टॉर्क के कुछ और बातें। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट। केस ऑफ बीम बैलेंस और सीसॉ सिस्टम विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये एक बीम बैलेंस सीसॉ करके आपने एक झूला इस टाइप का देखा होगा। तो यहाँ पे एक आदमी बैठता है, वो नीचे इस पे फोर्स F1 लगाएगा, इस साइड में दूसरा आदमी बैठेगा, इस साइड में फोर्स F2 लगाएगा। ये सिस्टम अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स 0, दैट इज ये रिएक्शन फोर्स जो यहाँ पिवोट से मिल रहा होगा, इट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। पर मुझे यहाँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है, ट्रांसलेशन नहीं। और अभी हमने देखा था अगर ये सिस्टम जो मेरा सीसॉ वाला सिस्टम है, अगर ये सिस्टम मेरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस सिस्टम पे नेट टॉर्क दैट इज इस फोर्स F1 और इस फोर्स F2 का टॉर्क लेट्स से अबाउट दिस हिंज पॉइंट कितना हो जाना चाहिए, 0। दैट इज अबाउट पॉइंट O है ना, जो यहाँ पे जिस पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स मिल रहा है पिवोट से, उसके अबाउट नेट टॉर्क इस सिस्टम का 0। नेट टॉर्क मतलब जो इस F1 फोर्स के कारण टॉर्क है और मेरा F2 फोर्स के कारण टॉर्क है, उन दोनों टॉर्क का सम अबाउट दिस पॉइंट O 0 हो जाए। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा L2 है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे इस पॉइंट O से यहाँ तक वाला वेक्टर R1 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, L1, और वैसे ही इस पॉइंट O से यहाँ तक का वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है R2, उसका मैग्नीट्यूड हो गया मेरा L2 करके। अब अगर मैं बात करूं R क्रॉस F की, तो यहाँ पे इस F1 का टॉर्क तो बाहर आ रहा है और F1 का टॉर्क बाहर आ रहा है, और यहाँ पे R F साइन थीटा बोले तो ये आ जाएगा L1 F1 साइन 90 डिग्री, और बाहर आ रहा है मतलब प्लस K कैप। सिमिलर वे में R2 का टॉर्क बात करूं तो R2 क्रॉस F2
और साइन एंगल 90 और R क्रॉस F करेंगे राइट हैंड रूल से, तो यहाँ पे इसका टॉर्क कहाँ आएगा, अंदर, माइनस के क्या, तो ये लिख दिया जाए R2 F2 और R2 का मैग्नीट्यूड कितना है मेरा L2 F2 साइन 90 और इसका टॉर्क माइनस के कैप में आ रहा है इज इक्वल टू 0। अगर सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है मतलब मैं बोल सकता हूं ये नेट टॉर्क का सम 0 हो जाना है, मतलब ये टॉर्क मेरा बाहर आएगा ना प्लस के कैप मतलब, और इसका टॉर्क कहाँ आएगा, अंदर। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं जितना टॉर्क ये बाहर देगा उतना ही टॉर्क इस F2 के कारण अंदर होगा, दोनों टॉर्क बैलेंस कर गए तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये हो गया L1 F1 और ये हो गया माइनस L2 F2 इज इक्वल टू 0। मतलब मैं बोल सकता हूं अगर F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2 तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये सिस्टम मेरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अब आते हैं लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट फोर्स का टॉर्क सेकेंड फोर्स के टॉर्क से बड़ा हुआ, अगर ये बराबर हुआ तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर मेरा फर्स्ट फोर्स का टॉर्क सेकेंड फोर्स के टॉर्क से ज्यादा हुआ मतलब ये बाहर वाला टॉर्क ज्यादा है तो नेट टॉर्क बाहर आएगा। नेट टॉर्क बाहर मतलब इस O पॉइंट के अबाउट ये जो सिस्टम है कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इसमें रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सिस्टम इस साइड नीचे आएगा तो मैं बोल सकता हूं ऐसे हो जाएगा सिस्टम, है ना। उसी तरह से अगर मेरा सेकेंड फोर्स का टॉर्क बड़ा हुआ फर्स्ट फोर्स के टॉर्क से मतलब नेट टॉर्क कहाँ आएगा इस सिस्टम में, अंदर। अंदर मतलब ये पूरा सिस्टम कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये F2 अगर ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस किया तो ये सिस्टम कुछ इस पिवोट के अबाउट इस डायरेक्शन रोटेट करेगा, मतलब F2 डाउनवर्ड जाएगा, F1 ऊपर जाएगा। वैसे अगर टॉर्क 1 ज्यादा हुआ तो F1 नीचे आएगा और F2 मेरा ऊपर चल जाएगा। तो ये है मेरा बीम बैलेंस पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम करते हुए आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट। टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेटरी मोशन। एक बॉडी रोटेशन करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा उस सिस्टम पे किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर नेट टॉर्क नॉन जीरो है मतलब उस पॉइंट के अबाउट वो सिस्टम रोटेशन में मूव करेगा, रोटेटरी मोशन होगा। एंड इन रोटेशनल मोशन इट प्लेज सेम रोल एज फोर्स प्लेज इन ट्रांसलेशन मोशन। जैसे फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन में क्या प्रोड्यूस करता है, उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, वेलोसिटी चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है। सेम वे में टॉर्क जो होगा वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में उस पे एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को। दैट इज टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। मतलब टॉर्क को मैं रोटेशनल एनालॉग कह सकता हूं ऑफ फोर्स क्वांटिटी। तो जैसे एनालॉगी मतलब जैसे हमने जब रोटेशन मोशन स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में उस टाइम पे हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को कंपेयर किया था लीनियर एक्सेलरेशन से, उसी तरह से यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। चलिए देखें, जैसे सबसे पहला डेफिनेशन फोर्स का जो आप पढ़ते आए हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं रोटेशन इक्विलिब्रियम में फोर्स का एनालॉगस क्वांटिटी मेरा क्या बना हुआ है, टॉर्क। वैसे मास का एनालॉगस क्वांटिटी मेरा क्या बना हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक्सेलरेशन का एनालॉगस क्वांटिटी मेरा क्या बना हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यही इक्वेशन जो न्यूटन की सेकंड लॉ है उसको मैं रोटेशन में टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखूंगा। सेम वे में आता हूं, अगर मैं बात करूं वर्क डन तो यहां पे वर्क डन मेरा बन जाता है F डॉट ds। सिमिलर वे में रोटेशन में टॉर्क के कारण कितना वर्क होगा, तो टाउ डॉट क्या लिख दिया जाए, ds का एनालॉगस क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका वर्क डन ड्यू टू टॉर्क, ये हो गया वर्क डन ड्यू टू फोर्स। और फोर्स अगर कांस्टेंट होता उसे बाहर निकालते F डॉट डेल्टा एस, उसी तरह से अगर टॉर्क कांस्टेंट होता बाहर निकालते ये बनता टाउ डॉट डेल्टा थीटा। सिमिलर वे में आते हैं पावर। इंस्टेंटेनियस पावर मेरा होता था F डॉट V करके, है ना। हम बोलते थे वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी F V cos थीटा। उसी तरह से पावर, है ना, अगर मैं बात करूं टॉर्क के कारण कितना होगा, तो फोर्स का एनालॉगस क्वांटिटी टाउ और वेलोसिटी का एनालॉगस क्वांटिटी मेरा आ गया ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलर वे में आते हैं, अगर मैं बोलूं जैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
उसी तरह से यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ यहाँ बन जाएगा, फोर्स का एनालॉगस क्वांटिटी बन गया टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी, वैसे लीनियर मोमेंटम का यहाँ क्या बन जाता है मेरा एंगुलर मोमेंटम। और ये एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो ये भी हम निकाल सकते हैं, जैसे p वेक्टर मेरा होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना, और ये मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, वैसे p वेक्टर का एनालॉगस क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, मास का एनालॉगस क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी का एनालॉगस क्वांटिटी क्या बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आप एनालॉगस वे में कंपेयर करके, है ना, याद रख सकते हैं, और इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस में। तो ये है हमारा टॉर्क के बारे में कुछ। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीन सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।